नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग यूपी त्रिपल वन दरोगा के लिए ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस की बुक देख रहे थे। इसमें हम लोग 3 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। ये आपका चौथा लेक्चर है। माफ़ कीजिएगा 1-2 दिन के गैप के लिए, उसके लिए हमें बहुत ही खेद है। अब आपको डेली 1 से 2 लेक्चर डेली मिलेगा, एक दिन भी गैप इसमें नहीं होगा। तो आज का जो टॉपिक है ये है आपका आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र। देखेंगे इसे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको पता ही है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। शुरुआत करते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927, ध्यान रखिएगा, ये अधिनियम पूछा जा सकता है। फैक्ट जो भी है उसे आप लोग कहीं ना कहीं अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 किसी क्षेत्र को आरक्षित व संरक्षित वन, ग्राम वन घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, ये सब उसमें प्रावधान लिखा गया है। सरकार ने वनों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया है। अब आपको पढ़ना है कि वनों की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं आरक्षित वन क्षेत्र क्या होता है। ठीक है ना, आरक्षित वन क्षेत्र किसे बोलते हैं? तो आरक्षित वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है। ठीक है ना, यहाँ पर सबसे अधिक प्रतिबंध लगाया जाता है, यानी यहाँ पर चराई नहीं होगी, ना हम यहाँ से लकड़ी काट सकते, ये सब नियम है। आगे देखते हैं। और किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि को जो कि सरकार की संपत्ति है पर राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं आरक्षित वन के क्या क्या जो है नियम है। आरक्षित वनों में किसी वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति के बिना स्थानीय लोग की आवाजाही निषिद्ध है, यानी हम वहां पर जा भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी स्थानीय लोग जो है बिना वहां के आदेश के जा नहीं सकता अधिकारी के। अगला है आपका वनों की भूमि अधिकार, जिन्हें आरक्षित व संरक्षित वन घोषित किया गया है, आमतौर पर भारत सरकार के स्वामित्व में है। ठीक है ना, तो इस पर जो है इंडियन गवर्नमेंट का पूरा अधिकार रहता है। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों या भारत के वन्य जीव अभ्यारण्यों के विपरीत, देखिएगा उसमें तो राष्ट्रीय उद्यान है तो उसमें आ जा सकते हैं, उसमें आंशिक रूप से जो है हम चराई भी कर सकते हैं पशुओं की, लेकिन इस पे देखिएगा उसके विपरीत आरक्षित व संरक्षित वन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा घोषित किए जाते हैं। ठीक है ना, इसमें सरकार द्वारा घोषित किया जाता है कि ये आपका वन क्षेत्र है। अगला टॉपिक देखते हैं। वर्तमान में आरक्षित वन और संरक्षित वन एक महत्वपूर्ण तरीके के भिन्न है। आरक्षित वनों में शिकार, ध्यान रखिएगा, ये सब फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। आरक्षित वनों में शिकार, चराई आदि जैसी सभी गतिविधियों के अधिकारों पर प्रतिबंध है, जबकि किसी विशिष्ट आदेश जारी नहीं किया जाता। यानी सरकार द्वारा आदेश जब तक जारी नहीं किया जाता वहां पर कोई भी हम जो है शिकार या चराई नहीं कर सकते। अगला देखते हैं। संरक्षित क्षेत्रों में शिकार और चराई जैसी गतिविधियों के लिए अधिकार कभी कभी जंगल के किनारे, ठीक है, किनारे वाला हिस्सा की बात की जा रही है, जो वन संसाधनों, ठीक है, जंगल के किनारे वाला हिस्सा जो वन संसाधनों व उत्पादों से आंशिक या पूरी तरह अपनी आजीविका को बनाए रखने के लिए समुदायों के लिए की जाती है। इसमें सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जो आपकी जनजातियां हैं जो वनों में रहती हैं, उनका और आजीविका का कोई दूसरा जो है लक्ष्य नहीं रहता है ना, या उनका स्रोत नहीं रहता, तो उस पर वनों के पर निर्भर रहते हैं, तो उनके लिए जो है विशेष छूट वहां पर दिया जाता है। अगला देखते हैं संरक्षित वन। आरक्षित वन देख लिए, अब हम देखेंगे यहाँ से संरक्षित वन क्षेत्र क्या होता है। ठीक है ना, संरक्षित वन क्षेत्र के बारे में यहाँ से हम लोग देखेंगे। राज्य सरकार को आरक्षित भूमि के अलावा किसी भी भूमि का गठन करने का अधिकार है। ठीक है ना, आरक्षित भूमि जो है, आरक्षित भूमि जो होती है वो आपके केंद्र सरकार द्वारा होता है, लेकिन अब राज्य सरकार की बात की रही है तो आरक्षित भूमि को छोड़कर, ठीक है ना, इसके अलावा कोई भी जैसे संरक्षित भूमि का जो है क्षेत्र के अलावा इसे जो गठित करता है, इसका राज्य सरकार भी इसका गठन कर सकती है, जिस पर सरकार का मालिकाना अधिकार है, और ऐसी वनों का उपयोग के संबंध में नियम जारी करने की शक्ति भी आपके राज्य सरकार को है। आगे देखते हैं। इस शक्ति का उपयोग ऐसे वृक्षों जिनकी, देखिएगा जो है राज्य सरकार इसका उपयोग कैसे करती है, ऐसे वृक्षों जिनकी लकड़ी, फल या अन्य गैर लकड़ी उत्पादों में राजस्व बढ़ाने की क्षमता हो। ठीक है ना, देखिए जैसे जो आपका सैगौन का वन हो गया, इसमें राज्य सरकार जो है लकड़ी की कटाई करवाती है ना, तो क्योंकि इसका जो उपयोगिता है, जो आपके जो देश के विकास में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, जीडीपी से बढ़ता है, तो इस पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाता है, राज्य नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया है। ठीक है ना, इस पर राज्यों का नियंत्रण रहता है। अब देखते हैं ग्राम वन के। देखिए वनों के प्रकार भी पूछ लिया था, आरक्षित क्षेत्र हो गया, संरक्षित क्षेत्र हो गया, अगला है आपका ग्राम वन। ग्राम वन किसे बोला जाता है, इसे देखेंगे।
ग्राम वे वन हैं जिनके संबंध में राज्य सरकार, ध्यान रखिए, राज्य सरकार किसी भी ग्राम समुदाय के किसी भी भूमि या आरक्षित वन के रूप में सूचीबद्ध या भूमि के संबंध में राज्य सरकार के अधिकार सौंप सकती है। ठीक है ना, ऐसी क्षेत्र के बारे में बात किया जा रहा है जो है निजी भूमि होती है, लेकिन राज्य सरकार पर उसका अधिग्रहण कर लेती है, यानी राज्य सरकार उसे ले सकती है। ऐसे वन जो है ग्राम वन कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब संरक्षित वन की अगर बात की जाए तो संरक्षित वन जो है वह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, संरक्षित वन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सीमांकित संरक्षित वन, ठीक है ना, होता है सीमांकित संरक्षित वन, और दूसरा होता है असंबद्ध संरक्षित जो है वन होता है। ये दो प्रकार के वन होते हैं। इस आधार पर क्या वन की सीमाएं औपचारिक व अधिसूचना द्वारा निश्चित की गई, इसके आधार पर जो है इन्हें जो है विभाजित किया जाता है। आगे देखते हैं। सामान्यतः संरक्षित वनों को वन्य जीव अभ्यारण्यों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना, संरक्षित वन होते हैं वह वन्य जीव अभ्यारण्य के ही एक रूप है। ठीक है ना, इसे ही बोला जाता है, जिसके प्रत्येक श्रेणी को उच्च स्तर की सुरक्षा और सरकारी फंड प्राप्त होता है। ठीक है ना, इन्हें सरकार द्वारा फंड किया जाता है इसकी सुरक्षा में और संरक्षण में। उदाहरण के लिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, देखिए उदाहरण के लिए कौन सा है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1955 में कि एक संरक्षित वन घोषित किया गया था। ठीक है ना, इसे संरक्षित वन कब घोषित किया था? 1955 में, जिसे 1958 में, ठीक है ना, 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया तथा 1978 में टाइगर रिजर्व भी इसे घोषित कर दिया गया था। देखिएगा, जो है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है 1955 में आरक्षित हुआ था, उसके बाद 1958 में इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया तथा 1978 आते आते इसे टाइगर रिजर्व भी बना दिया। इस तरह से जो है इसका विकास होता रहता है। आगे देखते हैं। सरिस्का जो है अभ्यारण्य है 1992 में एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया। देखिएगा, अब 1992 आते आते इसे क्या बना गया? एक राष्ट्रीय उद्यान भी बना दिया गया। हालांकि इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए प्राथमिक अधिसूचना थी जो है 1982 में आई थी। ठीक है ना, 82 में अधिसूचना आई थी, लेकिन उसे बनते बनते आपका 1992 हो गया था। आगे देखते हैं। संरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित भूमि का एक क्षेत्र का द्रव्यमान है। ठीक है ना, जिससे सीमित स्तर की सुरक्षा होती है। अब संरक्षित वन होता है वहीं पर इसमें ज्यादा सुरक्षा नहीं होती है, सीमित स्तर की सुरक्षा होता है, यानी बहुत मामूली सुरक्षा होती है। आगे देखते हैं। संरक्षित वनों में जो है संरक्षित वनों में सभी गतिविधियों की अनुमति है जब तक यह निषिद्ध न हो, यानी जब तक उसमें जो है विशेष जो है आर्डर नहीं दिया जाता, इसमें कोई भी गतिविधि हम कर सकते हैं। वहां पर चराई हो गया, लकड़ी की कटाई हो गया, वह लोग कर सकते हैं। संरक्षित वन भूमि का एक क्षेत्र या द्रव्यमान है जो एक आरक्षित वन है और जिस पर सरकार, देखिएगा, जिस पर सरकार के पास संपत्ति के अधिकार हैं। ठीक है ना, जिसे राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, कौन सा अधिनियम? भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 की धारा 29 में इसका वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग वनों का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है ना, वनों का वर्गीकरण कितने तरह से किया जाता है देखेंगे। इसे दिया गया है आपका वनों का वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है। कौन कौन से आधार है? पहला है आपका अ जो दिया है वह दिया है प्रशासन के आधार पर। प्रशासन के आधार पर वनों का जो है वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है इसे देखते हैं। इस आधार पर वनों का 3 वर्गों में विभाजित किया गया। अगर प्रशासन की बात की जाए तो इसके आधार पर जो है वन 3 वर्गों में विभाजित है। कौन कौन से वन है इसे देखिएगा। नंबर 1 पर आता है सुरक्षित वन। ठीक है ना, नंबर 1 क्या आता है आपका? सुरक्षित वन। अब सुरक्षित वन को देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, सुरक्षित वन की अगर बात की जाए तो इस प्रकार के वनों में आम आदमी, देखिएगा, आम आदमी का प्रवेश वर्जित है। सुरक्षित वन में कोई आम आदमी नहीं जाता। साथ साथ लकड़ी इकट्ठा करने और पशुचारण भी वर्जन है। ठीक है ना, यहाँ हम जा ही नहीं सकते। जो सुरक्षित वन है यहाँ पर हम लकड़ी नहीं जो है इकट्ठा कर सकते और जो है पशुओं को भी नहीं चरा सकते। ठीक है ना, इस तरह के वन सरकार के सीधे देखरेख में रहते हैं। ठीक है ना, ऐसे वन होते हैं जो है सरकार के सीधे देखरेख में रहते हैं। देश में ये देखिए, ये आंकड़ा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। देश में 55.959% वन क्षेत्र है इस वर्ग में आते हैं। देश का जितना वन है उसका 55% जो है, लगभग 56%, 55.5% जो है सुरक्षित वन के क्षेत्र में आता है। आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है संरक्षित वन। ठीक है ना, पहला सुरक्षित वन हो गया, दूसरे नंबर पे आता है क्या? संरक्षित वन। अब इसे देखते हैं। भारत में संरक्षित अगर वन की बात की जाए तो 27.39% जो है संरक्षित वन है। ठीक है, ये आंकड़ा भी महत्वपूर्ण है। 27.39% वन है जो संरक्षित क्षेत्र में आते हैं। आगे देखते हैं।
इस प्रकार के वनों की देखरेख सरकार द्वारा होती है, ठीक है ना, सरकार इसकी देखरेख करती है। इन वनों में स्थानीय लोग जो है आसपास के लोग होते हैं बिना नुकसान पहुंचे, यानी काट वोट नहीं सकते, लेकिन जलाऊ लकड़ी जो होती है इसे इकट्ठा कर सकते हैं और मवेशियों को भी चरा सकते हैं, यानी अपने जानवरों को भी इसमें चरा सकते हैं। इसमें ये बात की गई है, ठीक है। अगले पेज पर आते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर पे आता है जो वो होता है अवर्गीकृत वन, ठीक है ना। इसे भी इंपॉर्टेंट देखिए, इसका जो डेटा है परसेंटेज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अवर्गी की अवर्गी अवर्गी माफ कीजिएगा, अवर्गीकृत की बात की जाए तो इसमें जो है देश का 17.2% बनाता है, ठीक है ना। इसका वर्गीकरण जो है कितने में किया गया है, 17.2% में किया गया है, ठीक है। इसका विस्तार है, इस वर्ग के वनों में वृक्षों को काटने व पहुंचाने का कोई प्रतिबंध, यानी यहाँ पर हम लोग जो है वृक्षों को काट भी सकते हैं, यानी साधारण मनुष्य जो है यानी आसपास के लोग जो है वृक्षों को काट भी सकते हैं और जो पशुओं को भी चरा सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टेक नहीं है। और इस प्रकार के वन कितने हैं, 17.2% इस प्रकार के वन है, ठीक है ना। अब वनों का जो है वर्गीकरण सरकार के आधार पर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें अ ऑप्शन में आपके 3 प्रकार के बनते हैं। अब वो प्रकार के देखते हैं भारतीय संविधान के आधार पर, वैसे तो सरकार के आधार पर था, लेकिन अब संविधान के आधार पर अगर हम देखा जाए तो वनों का विभाजन कैसे किया गया है, तो देखिएगा इस आधार पर वनों को उसके स्वामित्व, देखिएगा स्वामित्व हो गया, प्रशासन एवं प्रबंधन की दृष्टि से 3 वर्गों में भी, यानी संविधान के आधार पर भी इसे 3 वर्गों में बांटा गया है वनों को, ठीक है ना। अब इसमें 3 वर्ग कौन कौन से हैं, पहला आता है आपका राजकीय वन, ठीक है ना, नंबर 1 पे हो जाता है राजकीय वन। इस प्रकार के वन केंद्र और राज्य के नियंत्रण में पूर्ण रूप से होते हैं, ठीक है। इस पर जो है केंद्र और राज्य का दोनों का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो आपको पता है नॉर्मल सी बात है, सरकार के आधार में होंगे तो लगभग सभी वन सरकार के आधार पर ही होते हैं। इसका विस्तार कितना है, लगभग 93.8% पे इसका विस्तार है, देखिएगा, ठीक है ना। राजकीय वन का विस्तार कितना है, 93.8 जो है % पर जो है राजकीय वन है। दूसरे नंबर पर आ जाता है वाणिज्यिक वन होता है, ठीक है ना। अगर यही वाणिज्यिक वन की बात की जाए तो देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 4.9%, यानी बहुत छोटा हिस्सा होता है, इसमें जो है इस भाग में आते हैं। और इसे वाणिज्यिक वन कहते किसे, इसे देखिएगा, इस वनों का स्वामित्व और प्रशासन स्थानीय निकायों, देखिएगा स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम हो गया, इसके आधार पर होता है। निकाय कौन कौन से, नगर निगम हो गया, नगर बोर्ड हो गया, शहरी प्रदेश हो गया, जिला बोर्ड हो गया, ग्रामीण पंचायत हो गया कि अधीन रहता है, ठीक है ना। इस पे जो है स्थानीय निकायों का अधिकार रहता है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका निजी वन, जो आपके लोग निजी रूप से लगाते हैं, निजी वन होता है, ठीक है ना। तो यह वन क्षेत्र देश के कुल वन का 1% पे है, ठीक है ना। इन वनों का स्वामित्व व्यक्तिगत लोगों के पास होती है, ठीक है ना, व्यक्तिगत लोगों के हाथ में होती है, यानी अपना वन लगाते हैं अपनी जमीन पर, ठीक है ना। अब स देखते हैं, आप लोगों ने संविधान वाला देख लिया, सरकार वाला देख लिया, अब व्यापारिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है इसे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। व्यापारिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है इसे देखेंगे, देखिएगा डाटा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इस आधार पर भारतीय वनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। व्यापारिक आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया, बाकी आपने देखा कि 3 वर्गों में बांटा गया था। अब 2 वर्गों में कौन कौन, एक तो होता है विपर्य वन होता है, ठीक है ना, विपर्य वन होता है, इसे देखते हैं। इस वर्ग के क्षेत्र में देश के लगभग 82% वन आते हैं, देखिएगा कितना आते हैं, 82% जो है वन इसमें आते हैं। इन वनों में आवागमन सुगम होता है, ठीक है ना। ऐसे वनों को कहा जाता है व्यापारिक आधार पर विपर्य वन जिसमें आवागमन सुगम हो, यानी जो है लगाए गए वन है या इसमें स्थान खाली है जिसमें लोग आ जा सकते हैं। दूसरा है अविपर्य वन होता है, इस तरह के वन ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में स्थित होते हैं, ठीक है, जहां लोग जा नहीं सकते हैं। और यह देश का लगभग जैसे पर्वतीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र जो होता है पूर्वोत्तर जो है उत्तर राज्यों में होते हैं, इस बात की बात की गई है, 18% है, ठीक है ना। अविपर्य वन कितने परसेंट है, 18% है, और यहाँ पर आवागमन सुगम नहीं होता है। अब 2 देखते हैं, गठन अथवा बनावट के आधार पर, ठीक है ना, बनावट के आधार पर वन कितने, जैसे आपको पता है ना, जैसे हो गया पर्णपाती वन हो गया, सुंदर वन वाला जो होता है, ये सब वन देखते हैं, सदाबहार वन हो गया, इस तरह के वन की बात की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही पूछा जाता है कौन सा शंकुधारी वन है, कौन सा चौड़ी पत्ती वाला वन है, कौन सा सदाबहार वन है, इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है ना। अब बनावट के आधार पर देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है, इस पर विशेष आप लोग फोकस कीजिएगा। इस आधार पर जो है भारतीय वनों को 2 वर्गों में बांटा गया है बनावट के आधार पर। पहला है आपका शंकुधारी वन, ठीक है ना, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा है।
ये शीतोष्ण वन देश के लगभग 6.5% यानी 6.5% पर जो है शीतोष्ण वन पाए, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। शीतोष्ण वन शंकुधारी वन को एक बोलते हैं ना, तो 6.5% जो है भूमि पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आते हैं चौड़ी पत्ती वाले वन, ठीक है ना। चौड़ी पत्ती वाले वन कितने परसेंट पे होते हैं, बाकी 6.5 से निकाल दे तो जो बचता है वो चौड़ी पत्ती वाले वन हो जाते हैं। इस तरह के वन जो है मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ये चौड़ी पत्ती वाले वनों की बात की जाए तो ये आपके जो है मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पठार और प्रदेशी पर जो है पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यह वन कौन होते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, मानसूनी वन, और यह देश के कितने परसेंट भाग होते हैं, यह देश के आपकी 94% भाग पर जो है चौड़ी पत्ती वाले वन है, ठीक है ना। इस क्षेत्र के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब यह देखते हैं हम लोग उपयोगिता के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। उपयोगिता के आधार पर मतलब इसका उपयोग क्या क्या है। तो अगर इसकी बात की जाए उपयोगिता की, तो इसमें जो है वनों को 2 वर्गों में बांटा गया है उपयोगिता के आधार पर, ठीक है ना। 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला देखते हैं उपयोगी वन, जिनका हम लोग उपयोग करते हैं। तो उपयोगी वन देखते हैं तो देश के जो है 58% वन है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, 58% जो वन है वह आपका उपयोगी वन है, ठीक है ना। 58% वन जो है वह उपयोगी वन है। अगले पेज पर आते हैं। उपयोगी वन हम लोग देख लिए। दूसरा है आपका संभाव्य उपयोगी वन, ठीक है ना। संभाव्य उपयोगी वन की अगर बात की जाए तो ये आपके देश के कुल वन के 20% जो वन है वह संभाव्य उपयोगी वन है, ठीक है ना। ठीक है ना, जो यानी होने की इसके उपयोग होने की संभावना अधिक रहती है या कुछ उपयोग में लाए रहते हैं। आगे देखते हैं विभिन्न वन समूहों का वनावरण परिसर, ठीक है ना। अब किस प्रकार के वन कितने, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिया गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं समूह फर्स्ट में कौन देते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ठीक है ना। पहले नंबर पे आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, तो इसका जो है परसेंटेज 2.61% भूमि पर जो है ये वन है। दूसरा है आपका उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन, ठीक है, अर्ध आर्द्र है, ये आपका 9.27% पर है। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, तो ये आपका 17.65% पर है। तटीय एवं ज्वारीय वन की अगर बात करें जो समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो ये आपके 0.73% है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की अगर बात की जाए तो यह आपका 40.86% पर है, सबसे ज्यादा यही दिख रहा है। आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, तो कांटेदार वन की अगर बात की जाए तो ये भी आपके 2.72% पर है, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन की बात की जाए तो कुल वन का ये 0.12% है। उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती पर्णपाती वन की अगर बात की जाए तो 4.26% है। उपोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन की अगर बात की जाए तो ये 2.36% पर है। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन ये आपका 0.02% है। आगे देखते हैं मांटेस आर्द्र समशीतोष्ण वन की अगर बात की जाए तो यह है 2.66% पर है। और आगे देखते हैं हिमालय नम समशीतोष्ण वन की अगर बात की जाए तो यह आपका 3.35% पर है। हिमालय शुष्क समशीतोष्ण वन की अगर बात की जाए तो 0.73% पर है। आगे है आपका समूह 14, 15, 16 तीनों को अगर मिलाकर देखा जाए उप अल्पाइन एवं अल्पाइन वन की अगर बात की जाए तो यह आपका जो है 0.47% पर है। और प्लांटेशन जीओएफ की अगर बात है जो लगाए गए वन है, ठीक है ना, तो इनकी अगर बात की जाए तो 8.45% पर है। और जीएलडीएफ यानी टाइप ग्रुप के वन जो होते हैं वह आपके जो 1.74% पर इतने वन है, ठीक है ना। तो वनों का वर्गीकरण हम देख लिए कौन से वन कितने परसेंट हैं, ठीक है ना। ये डाटा आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखते हैं भारत में वनावरण की स्थिति, ठीक है ना। भारतीय वन रिपोर्ट जो है जो आता है स्थिति रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ा जाता है और यही से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित है, भारत में वनावरण की स्थिति से 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे, ठीक है। देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। आपको पता है वन रिपोर्ट हर साल 2 साल पे आती है। स्थिति रिपोर्ट 2021 की अगर बात की जाए तो अनुसार पिछले 2 वर्षों में, ठीक है, 1540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन वृक्षों का आवरण जो है वृद्धि जारी है, ठीक है ना। तो पिछले आवरण से जो है पिछले रिपोर्ट के आधार पर जो है 2 सालों में पिछले
1540 जो है वर्ग किलोमीटर वन जो है वृद्धि हुई है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है ना, आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। ये हम लोग जो है पांचों क्रम वाइज देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। आगे देखते हैं, कुल भौतिक क्षेत्रफल के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य। ठीक है ना, जो है कुल क्षेत्रफल का, जिसमें क्षेत्रफल के आधार पर बात की जाए तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है और नागालैंड आता है। ठीक है ना, ये परसेंटेज के आधार पर बताया जा रहा है। और अगर क्षेत्र जो है वैसे बात की जाए तो आपका जो है मध्य प्रदेश आ जाता है नंबर 1 पे, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र आ जाता है। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि परसेंट दर्शाने वाले राज्य, देखिए यहाँ पर वृद्धि हुई है। ठीक है ना, तो उसके आधार पर जो है नंबर 1 पर तेलंगाना आ जाता है। तेलंगाना में पिछले 2 वर्षों में 3.07% की वनों में वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आ जाता है, यहाँ पर 2.22% की वृद्धि हुई है। और तीसरे नंबर पर आपका उड़ीसा आता है, यहाँ भी ये 0.04% की वृद्धि हुई है, जो है पिछले गणना के आधार पर जो है पिछले 2 वर्षों में इतनी वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं, वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में हुआ है। ठीक है ना, सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक कमी हुई है, यानी तेजी से उसमें गिरावट आई है। कौन सबसे अधिक गिरावट हुई है? अरुणाचल प्रदेश में वनों की कटाई ज़्यादा हुई है। दूसरे नंबर पे मणिपुर आ जाता है, फिर मेघालय, फिर मिजोरम और नागालैंड जो है, इन सभी राज्यों में है वनों की जो है कटाई ज़्यादा हुई है। यहाँ पर वनों की कमी हुई है। ठीक है ना, तो संभवतः ये चैप्टर यहाँ से खत्म हो गया। इसके बाद जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जैसे प्रश्न आते हैं यहाँ से हम लोग इसे देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय वन अधिनियम के तहत आरक्षित वन गठित किया गया था? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जो है भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत जो है आरक्षित वन घोषित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है पहला सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र का कितना % हिस्सा आरक्षित वन है? तो अगर ऑप्शन यहाँ से देखें तो आरक्षित वनों की जो बात की गई है वो है आपका 53%। ठीक है ना, कितना परसेंट है आपका? 53%। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस वन क्षेत्र में पशु चारागाहों के व्यावसायिक उद्देश्य हेतु सार्वजनिक प्रवेश अथवा लकड़ी लेने की अनुमति नहीं होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा आरक्षित क्षेत्र। आप बताया है ना अभी आपके चैप्टर में कि आरक्षित क्षेत्र में जाना ही पूरा वर्जित है। ना यहाँ पर चराई कर सकते हैं, ना यहाँ पर लकड़ी हम चुन सकते हैं, ना पशुओं को चराई कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, किस वन क्षेत्र में वन उत्पाद की उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति होती है? तो अनुमति की अगर बात की जाए तो जो है संरक्षित क्षेत्र जो होता है यहाँ पर जो आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। ठीक है ना, लेकिन आरक्षित क्षेत्र में कोई भी वन पर कोई भी जो है अतिक्रमण नहीं कर सकता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। पता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक वन है और सबसे अधिक वनों में गिरावट भी यहीं हो रही है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितना % वन और वृक्षावरण है? तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हो जाता है आपका जो 24.62%। ठीक है ना, कितना हो जाता है? 24.62%। और होना कितना चाहिए? 33% पे होना चाहिए। देखिएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कितना होना चाहिए? 33% पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पर सबसे अधिक वनावरण है। ठीक है ना, सबसे अधिक वनावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का के संदर्भ में वनों का उच्चतम % मिलता है? तो भौगोलिक क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक वन जो है आपके मिजोरम में है। ठीक है ना, कहाँ पर है? मिजोरम में है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या बनता है, पेड़ पौधे एवं जंतुओं का सर्वाधिक विविधता वाली विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। ठीक है ना, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन जो है सबसे अधिक विविधता यानी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगले पेज पर क्वेश्चन दिया गया आपका, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका सही जवाब हो जाएगा सही, ऑप्शन सी से हो जाएगा, देहरादून में है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है आपका,
थोड़ा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल के सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन ए, देवदार के जो वृक्ष है, यानी जो शंकुधारी वन होते हैं वही सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं ना, तो देवदार का वृक्ष हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है? तो आपको पता ही है कि मैंग्रोव वन जो होते हैं आपके सुंदरबन का जो क्षेत्र है, जो है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, ये सबसे अधिक पाए जाते हैं, जो है मैंग्रोव वन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? 13 नंबर का क्वेश्चन। तो सदाबहार वन की अगर बात की जाए तो आपका पश्चिमी पठार जो है, यहाँ पर सबसे अधिक सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है ना, पश्चिमी पठार पर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? यानी वनों का जो ह्रास हो रहा है, यानी खत्म होने की स्थिति पर आ रहे हैं, किसके कारण हो रही है? तो सही जवाब बन जाता है आपका औद्योगिक विकास के कारण, ठीक है ना। आपको पता है वनों को काटकर औद्योगिक विकास किया जा रहा है, यहाँ से धुआं निकलने वाले जो धुआं निकलते हैं उससे भी जो है पेड़ पौधों को नुकसान होता है, तो औद्योगिक विकास के कारण जो है वनों का ह्रास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन वनों का स्वामित्व प्रशासनिक स्थानीय निकायों के अधीन रहता है? तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका वाणिज्यिक वन जो होते हैं वह है आपके जो है स्थानीय निकायों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से अब आप उत्तरमाला भी देख सकते हैं, जो भी इसका आंसर इसे भी देख सकते हैं। तो ये आपका छोटा चैप्टर था, लेकिन जो भारतीय वन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट 2021 है, यहाँ से क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे भी अच्छे से पढ़ें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें इसके PDF के लिए। तो मिलते हैं, देखिएगा 1-2 दिन के लिए गैप हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, एक भी दिन अब गैप नहीं होगा, डेली आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।